नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। और आज बात हम उस मुद्दे पर करने वाले हैं जब देश का लोकतांत्रिक आने वाला भविष्य उसका नक्शा बदल सकता है। और यहाँ हम बात करते हैं क्योंकि इसके केंद्र में है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब चूंकि ये बात इसलिए इतनी बड़ी हो चुकी है क्योंकि आज है तारीख 16 और 16 अप्रैल से संसद में इसकी बैठक चल रही है 3 दिनों के लिए। और इसमें सिर्फ बात यहीं तक नहीं है बल्कि बात परिसीमन की भी हो रही है। हाँ, क्योंकि लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर सीधे 850 की जाने की बात की जा रही है। तो क्या वाकई में इससे महिलाओं को हक देने की बात हो रही है या फिर बात कुछ और है, या फिर ये कोई मास्टर प्लान है आने वाली राजनीति के लिए? हम बात करेंगे अपने सहयोगी आतिश के साथ में इस मुद्दे पर और हम चर्चा करेंगे। तो आतिश, आप ये बताइए। जी बिल्कुल, मोदी बोले नीयत में खोट तो नारी शक्ति माफ नहीं करेंगी। ये बड़ी जानकारी संसद के सत्र, जो विशेष सत्र चल रहा है इन दिनों, 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा जोरदार हो रही है। एक तरफ विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ने की बात कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इसे लागू करने की बात कर रहा है, इस बिल को पास करने की बात कर रहा है। आपको अगर हम जानकारी दें तो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में ही पारित हो गया था संसद से, लेकिन इसे लागू होने के लिए इसमें क्राइटेरिया लगा गया था कि डिलिमिटेशन होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा, यानी जब सेंसस होंगे, यानी जनगणना फिर डिलिमिटेशन परिसीमन, उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार और की मंशा साफ दिखाई दे रही है। सरकार चाह रही है कि 2029 से पहले इसे लागू किया जाए, लेकिन वहीं विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो बिना परिसीमन के भी इसे लागू किया जा सकता है। ऐसे में नंबर गेम का खेल है। विशेष सत्र बुलाया गया है तो विशेष बहुमत भी इस बिल को पास कराने के लिए चाहिए। और गेम ये चल रहा है कि अगर विपक्ष इसे बाइकआउट करता है तो नंबर गेम में फंस जाएगा और चर्चा कम, सियासत ज्यादा हो रही है महिला आरक्षण पर। मुस्कान जी, तो अच्छा, अगर आतिश मिला जुला करके इसको ओवरऑल देखा जाए तो क्या वाकई में 33% महिला आरक्षण के लिए ये परिसीमन लागू करना जरूरी था? बिल्कुल, यही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि आखिर आप परिसीमन के पहले ही लागू कर देते हैं। आखिर परिसीमन और सेंसस आपने बिल में ही लिख दिया, फिर जो नवीन आंकड़े हैं परिसीमन और जनगणना के, वो तो अभी जनगणना हुई नहीं तो परिसीमन कैसे होगा? आखिर जब जनगणना होगी तभी तो परिसीमन होगा। जनगणना हुई नहीं, अब 2011 की जनगणना के आधार पर नए आंकड़े बनेंगे, परिसीमन किया जाएगा। तो जो पुराने आंकड़े हैं उसके हिसाब से इस समय की सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसी को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि आरक्षण के परिसीमन को अगर लाएंगे तो आरक्षण में देरी भी हो सकती है। क्या आपको क्या लगता है कि इससे क्या 2029 की डेडलाइन वाकई पूरी हो पाएगी? अगर बिना जनगणना, जो अगली जनगणना होने वाली है, हो रही है, तो जनगणना हो रही है, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल अगर पास किया जाता, संसद में पेश किया जाता, तो हो सकती है कि 2029 तक तो ये दिखाई नहीं देता था, उसके बाद ही लागू हो पाता था। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पेश किया है बिल को, कैबिनेट ने मंजूरी दी 8 अप्रैल को, उसके बाद जिस तरीके से सरकार कवायद कर रही है, उससे तो यही लगता है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये लागू हो जाएगा 2029 के आने वाले लोकसभा के चुनावों में। उत्तर भारत और दक्षिण भारत हम देख सकते हैं कि भौगोलिक रूप से, और वहाँ पे अगर हम जनसंख्या की बात करें तो उत्तर भारत में जहाँ संसद में उत्तर भारत के सीटों का ज़्यादा दबदबा रहता है, यहाँ के लोग ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि। तो आपको क्या लगता है कि इससे दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सीटों पे इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या यह उन्हें नया मोड़ देगा या फिर ये बढ़ा देगा इस समस्या को? जी बिल्कुल, अगर हम आपको अपडेट दें, ज़्यादा जानकारी दें तो सरकार का ये पक्ष है। सरकार के कई मंत्री आ रहे हैं, कई सांसद आ रहे हैं। आज अभी जो चल रहा है मैटर, आप संसद में इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पर बयान दे रहे हैं। और संसद की अगर कार्रवाई को बताएं तो सरकार के ही सांसद हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी के सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उनका बयान है। उन्होंने संसद में ये कहा है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा। तो वहीं किरण रिजिजू ने भी कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हों, दक्षिण भारत के राज्य हों या उत्तर भारत के हों, सबको उनका बराबर का हक उन्हें मिलेगा।
तो अगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो नारी शक्ति पर ही ये पूरा का पूरा मुद्दा इसी पे बातचीत चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि गेम का खेल अगर हो रहा है, एनडीए के पास 293 सांसद हैं और एक तरीके से विपक्ष के पास भी 235 लगभग सांसद हैं, लेकिन अगर विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है तो सांसदों की संख्या इसमें अगर आप देखेंगे तो 67 सांसद चाहिए एनडीए को अलग दलों से, यानी अगर पूरी बीजेपी गठबंधन मिला ले तो भी अगर विशेष बहुमत से ये बिल पास नहीं हो पाएगा। 67 सांसद चाहिए विपक्षी दलों से और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अगर जादुई आंकड़ा नहीं आता है तो ये बिल पर राजनीतिक संकट तो मंडरा ही रहा है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी और ये बिल्कुल दिलचस्प होगा कि यहाँ पर ये बिल आ पाता है या नहीं आ पाता है। और अगर बात किया जाए आतिश, तो ये नारी शक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो संसद में 270 से ज्यादा महिलाएं होने का कानूनी प्रभाव जो होगा उस पर, हाँ जी बिल्कुल, इसकी प्रक्रिया असल में ये क्या बदलाव लाएगा? पहले तो अगर आपको बता दें तो गौरव गोगोई कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 850 का आंकड़ा कहां से आया है, क्या नागपुर से आया? उन्होंने कटाक्ष करते हुए इशारा किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले हैं वो आरएसएस ले रहा है, नागपुर से ये नंबर आ गया। आखिर किस आधार पर अपने ये बिल में लिख दिया कि 850 सीटें आ जाएगी? ये आंकड़ा आपने कहां से लिया? क्योंकि अभी तो आप देखेंगे तो 543 सीटें हैं लोकसभा की, लेकिन अगर ये बिल पास होता है तो 850 लगभग सीटें हो जाएंगी, जिसमें से अगर 33% आप अगर देखेंगे तो 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, बड़ा सवाल उठा रही है कि आखिर ये आंकड़ा कहां से आया, नागपुर से आया है क्या? ये सरकार पर, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार ने 131वां विधेयक संसद में पेश कर दिया है। ये संशोधन विधेयक 131वां संशोधन विधेयक है। 850 सीटों का मतलब है कि लोकसभा की हर तीसरी सीट पर एक महिला होगी और यह सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन इसकी व्यावहारिकता पर क्या असर होगा? देखिए मुस्कान, 3 बिल है टोटल, अगर आप देखेंगे 3 बिल हैं। 131वां संविधान संशोधन पहला बिल और दूसरा परिसीमन यानी जो डिलिमिटेशन होगा उसे अभी कर दिया जाए, और तीसरा बिल अगर आप देखेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य हैं उनमें कैसे उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, उनकी भागीदारी तय की जाए। ये तीनों बिल को लेकर के कैबिनेट की मंजूरी मिलती है 8 अप्रैल को। आज चर्चा हो रही है, 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है, तीनों दिन लगातार चर्चा होगी, 16, 17, 18। और अगर बिल राजनीतिक चर्चाओं के विमर्श से ऊपर उठकर अगर जैसे ही सारे विपक्षी दल मिलकर के इसके पक्ष में वोटिंग किए, 2023 में ये बिल पास हो गया था, तो वैसे क्या अगर ये बिल संशोधन बिल जो पास होता है तो क्या ये लागू हो पाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारी भी नजर बनी रहेगी कि आखिर जो राजनीतिक विमर्श से दूर हट करके प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि नारी शक्ति माफ नहीं करेगी, ये बड़ा फैसला है। और जैसे 2023 में सभी विपक्षी दलों ने इसके पक्ष में वोटिंग की, वो अपील कर रहे हैं कि इसके पक्ष में ही वोटिंग करें। जी, लेकिन अगर हम तकनीकी रूप से देखें तो सरकार का तर्क है कि मौजूदा सीटों में बिना बढ़ोतरी किए 33% अगर आरक्षण लागू किया जाता है तो इसे संसद में पुरुषों का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी, जिससे राजनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है। इसलिए सीटों में वृद्धि को एक समाधान के रूप में देखा जा रहा है। पर क्या आपको नहीं लगता है कि 16 से 18 अप्रैल का जो ये सत्र है ये काफी हंगामेदार रहने वाला है? अब बिल्कुल ये हंगामे के भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि विपक्ष एक तरफ से साफ क्लियर मैसेज इस देश को देना चाहता है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो परिसीमन के खिलाफ है। आप परिसीमन कर दे रहे हैं और 2011 की जनगणना के आधार पर आप परिसीमन करेंगे, नई जनगणना करा नहीं रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने ये बड़ा आरोप लगाया है कि महिलाओं को नारी नहीं नारा बना करके बीजेपी ने रख दिया है। नारा मतलब कि नारों में इस्तेमाल करे, भाषणों में इस्तेमाल करे, महिलाओं की बात वो बीजेपी केवल कर रही है, न कि उसे जमीनी हकीकत बना रही है। क्योंकि अगर नीयत साफ होती तो आप नई जनगणना करा करके परिसीमन करते, उसके बाद इसे लागू करते। तो अंत में सवाल यही है कि क्या 2029 में हम वाकई में एक बदलती हुई दुनिया के रूप में इस संसद को देखेंगे? देखिए, अगर विपक्षी दलों का सपोर्ट रहा, क्योंकि 67 जो सांसदों का सपोर्ट चाहिए अगर मिलता है तो इतिहास रचता हुआ दिखाई देगा और देश की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और जब 33% महिलाएं जाएंगी तो वो तय करेंगी अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून को और एक देश की दिशा को तय करेंगी।
चाहे विरोध हो या समर्थन, लेकिन एक बात तो तय है कि 16 अप्रैल 2026 की तारीख को इतिहास में नारी के एक निर्णायक मोड़ के रूप में साबित होगा और यह हमेशा याद रखा जाएगा। आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहें बेधड़क खबर।